हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मोल कंसेप्ट में फर्दर आगे मूव करने वाले हैं और उससे पहले एक बार लास्ट लेक्चर का हम एज यूजुअल जो हर बार करते हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन स्टार्ट किया था और उसमें से हमने दो लॉ कंप्लीट कर लिए थे। एक था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और एक था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में हमने क्या स्टडी किया था कि आप केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट आप लोगे स्टार्टिंग में, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो भी आप लोगे स्टार्टिंग में वो किसके इक्वल होगा? हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इट मींस मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो इसी अकॉर्डिंग एक टोटल मास जो भी आप लोगे रिएक्शन को जब स्टार्ट करने पर जो आप टोटल मास लोगे रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होगा? हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसके बाद हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टडी किया था और उसमें हमने सीखा था कि व्हेनेवर टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन देयर मासेस इन देयर फिक्स मास रेशियो, कि जब भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तब वो क्या करते हैं? वो फिक्स मास रेशियो के फॉर्म में वो क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। जैसे कि हमने बात की थी H2 मॉलिक्यूल। अगर H2 की हम बात करें तो यहां पर दो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं और दोनों के अगर आप मासेस का रेशियो देखो तो कितना है? 1:8 है। इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल देखते हैं हम CO2। अगर यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर जो दो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं इनके मासेस का रेशियो कितना है? 3:8 है। तो अब नेचर में आप कहीं से भी CO2 और वाटर लेकर आ जाओ, वहां पर उस मॉलिक्यूल के अंदर जो इनके एलिमेंट का जो मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा कितना रहेगा? सेम ही रहेगा। तो ये हमने दो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम एक और लॉ पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है, टॉपिक डालिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है और ये इजीली समझ में नहीं आता है बच्चों को। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए, ये जो लॉ है, ये दो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ये लॉ उनके लिए वैलिड है, एप्लीकेबल है। तो याद रखना है आपको, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन दोज एलिमेंट व्हिच आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म टू एंड मोर देन टू प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन। हम एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो जब भी कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो ये दो तरह के प्रोडक्ट दे सकते हैं। एक दे सकता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक क्या दे सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इस तरह से और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे कि H2O भी दे सकता है ये, और क्या दे सकता है? H2O2 भी दे सकता है। इसी तरह से और एग्जांपल देते हैं, मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करता हूं। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो क्या दे सकते हैं? ये NO दे सकते हैं, ये NO2 दे सकते हैं, ये N2O3 दे सकते हैं, ये N2O5 दे सकते हैं, ये N2O दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी अभी मैंने बताया आपको कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन से एलिमेंट के लिए वैलिड है? जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि यहां पर हर जगह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? आपका वैलिड है। और भी जैसे एग्जांपल हमारे पास, जैसे हम बात करें, अगर मैं Na+O ले लेता हूं तो ये क्या बना सकता है? ये Na2O भी बना सकता है और Na2O2 भी बना सकता है। तो इन हर जगह, इन सारे एग्जांपल में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका वैलिड है। अब ये लॉ कहना क्या चाहता है? आखिर क्या कहता है ये लॉ? तो आइए हम इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आखिर क्या समझाता है हमें। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या समझाता है आपको।
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जब ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो दो कंपाउंड आपके फॉर्म हो रहे हैं, इसे हम थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। यहां देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं, CO और CO2। तो लो ये कहता है दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों ही कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो मास है, इन दोनों ही कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो मास है, यहां पर देखिए ऑक्सीजन का मास कितना है, यहां पर है 16 ग्राम। यहां पर देखिए ऑक्सीजन का मास कितना है, तो है 32 ग्राम। तो इन दोनों ही कंपाउंड में ऑक्सीजन का वो मास जो कार्बन के फिक्स मास के साथ अटैच हो रहा है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों ही कंपाउंड में ऑक्सीजन का वो मास जो कार्बन के फिक्स मास मतलब कि कार्बन का मास कितना है, यहां पर 12 ग्राम है, यहां पर कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम है। तो इन दोनों ही कंपाउंड में ऑक्सीजन का वो मास जो कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है, वो हमेशा क्या रहते हैं, हमें वो मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक सिंपल मल्टीपल में होगा। क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, तो वापस समझने की कोशिश करते हैं इस लॉ को। टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड, एंड इन दोनों ही कंपाउंड में ऑक्सीजन का वो मास जो फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। देखो दोनों ही कंपाउंड में कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का वो मास जो कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है, वो मास हमेशा क्या रहता है, एक सिंपल रेशियो में रहता है। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए यहां पर किया क्या, हमने एक मास को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। हमने दोनों में क्या किया, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हमने कार्बन के मास को क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया, और इसके रेस्पेक्ट में दूसरे का मास को क्या करते हो, आप वेरिएट कराते हो। ठीक है, तो यही करना होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चेक करना होता है। एक एलिमेंट के मास को तो आप फिक्स कर दो और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट के मास को आप वेरिएशन करा के चेक करो कि वो सिंपल रेशियो में है या नहीं है। अगर वो सिंपल रेशियो में है तो इस लॉ के लिए ये लॉ वहां पर वैलिड है, अगर वो सिंपल रेशियो में नहीं है तो ये लॉ वहां पर वैलिड नहीं है। तो यही है एक मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पर अभी हमने क्या किया, हमने मासेस के टर्म में किया, इसे हम एक और चीज से कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है, 12 ग्राम कार्बन है। 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या हुआ, 12 ग्राम कार्बन का मतलब हुआ कि एक कार्बन का एटम, यही तो हुआ। यहां भी क्या है, 12 ग्राम कार्बन ही है, मतलब कि एक कार्बन का एटम। तो यहां पर हम मास के टर्म में ना देख के हम एटम्स के टर्म में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस बार एटम को कांस्टेंट कर देंगे। तो यहां पर बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, बताइए एक कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर एक कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो क्या इनके नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के क्या सिंपल रेशियो में है क्या, देखिए हम मास के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो भी सही आंसर आ रहा है, और अगर एटम की टर्म्स में करते हैं तो भी सही आंसर आ रहा है। तो एक सिंपल रेशियो में ये प्रेजेंट है। तो यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूं और एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। देखिए एग्जांपल क्या है, इस बार हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब कंबाइन होते हैं तो ये N2O दे सकता है, ये NO दे सकता है, और ये N2O3 भी दे सकता है। तो अब देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चेक करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं एटम की टर्म्स में लेते हैं। तो यहां पर देखिए हम ऐसा करते हैं, हमें ऑक्सीजन के लिए अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के एटम को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो मुझे बताइए क्या नाइट्रोजन के एटम यहां पर तीनों में सेम है क्या, नहीं है, तो सेम करते हैं। हम ऐसा करते हैं नाइट्रोजन के एटम को क्या बनाते हैं, 1 बना लेते हैं। तो बताइए दो नाइट्रोजन के लिए यहां पर ऑक्सीजन कितना चाहिए, अभी 1 चाहिए।
तो बताओ यहां पर अगर 1 नाइट्रोजन अगर होगा तो ऑक्सीजन कितना चाहिएगा, हाफ चाहिएगा। ठीक है, यहां पर 1 नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 1 चाहिए। यहां पर 2 के लिए 3 ऑक्सीजन चाहिए तो 1 के लिए कितना चाहिएगा, 3/2। क्या बात सही है। अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम है उनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 1/2 रेशियो 1 रेशियो 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 3। तो क्या ये सिंपल मल्टीपल में आ रहा है क्या, यस आ रहा है। अब देखिए हम मासेस के टर्म में भी करते हैं इसे, इसके मास के टर्म में सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या था पहले, यहां पर था पहले N2O, फिर यहां NO था और यहां पर क्या था, N2O3 था। तब हम मास के टर्म में ट्राई करते हैं। मुझे ये बताइए यहां पर फर्स्ट, यहां पर अभी नाइट्रोजन का मास कितना है, 28 ग्राम है। कितना है, 28 ग्राम है। बताओ मुझे 28 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, अभी 16 ग्राम चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूं, इसे मैं 14 ग्राम के लिए बना लेता हूं। अगर 28 ग्राम के लिए 16 ग्राम चाहिए तो मुझे बताइए 14 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिएगा, 8 ग्राम चाहिएगा क्या आपको, सही है बात। यहां पर बताइए, यहां पर 14 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो 16 ग्राम चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर नाइट्रोजन का मास कितना है, 28 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, देखिए 3 ऑक्सीजन मतलब कि 48 ग्राम चाहिए अभी आपको। तो यहां पर 14 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिएगा, तो 24 ग्राम चाहिएगा आपको। ठीक है, अब मुझे बताइए यहां पर 14 ग्राम के लिए ऑक्सीजन का वेट कितना है, 8। यहां पर 14 ग्राम के लिए ऑक्सीजन का वेट कितना है, 16। यहां पर 14 ग्राम के लिए ऑक्सीजन का वेट कितना है, 24। इसका रेशियो निकालो, ये कितना आएगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 आएगा। तो आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होती है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, तो लिखिए व्हेन टू एलिमेंट्स combine to each other and form two and more than two compounds, then the masses of one element which combines with another element will always be in simple ratio। ठीक है, तो ये होती है डेफिनेशन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर, दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एंड फॉर्म टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स, एंड फॉर्म टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स, देन द masses of one element which combines with another element, which combines with, ऐसा लिखते हैं यहां पर, which combines with, ऐसा लिखते हैं यहां पर, which combines with fixed, which combines with fixed mass of another element will always be in simple ratio। ठीक है, तो when two elements combine to each other and form two and more than two compounds, तो दो एलिमेंट कंबाइन हुए और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं,
then the masses of one element which combines with fixed mass of another element। तो एक एलिमेंट के मास को मान लीजिए, ऑक्सीजन का मास यहां पर कितना था 16, यहां पर कितना इसका 32। तो when the masses of one element which combines with the fixed mass of another element, यहां पर कार्बन का मास कितना था 12 ग्राम, यहां पर भी कार्बन का मास कितना था 12 ग्राम। तो फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, दोनों ही कंपाउंड में कार्बन का मास क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। देन कंबाइंस विद द फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट, देन क्या होगा फिर आगे, एलिमेंट विल ऑलवेज बी इन अ सिंपल रेशियो। तो जो ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का वो मास जो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहा है, वो हमेशा किस में रहेगा, सिंपल रेशियो में रहेगा, जो कितना आएगा आपका 1:2 आएगा। ठीक है, समझ में आ रही क्या बात आपको? आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये आप डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर हम इसमें कुछ इसकी लिमिटेशन भी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल है, इनके लिए आपको आंसर देना है कि यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल वैलिड है या नहीं है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसमें से मैं एक सॉल्व करके बता देता हूं, दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, CO2 और H2O, क्या यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा क्या? तो देखिए वहां पर हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, कि दो एलिमेंट कंबाइन होंगे और दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर कितने एलिमेंट है, एक तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। तो यहां पर तो 3 एलिमेंट की बात हो गई, मतलब कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर द, इस एग्जाम्पल के लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है। तो इसी तरह से इन दोनों के लिए भी आपको चेक करना है। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, और वो एग्जांपल इसी के ऊपर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूं एक एग्जांपल आपके लिए, H2O एंड D2O। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों क्या है, यहां पर एक है हाइड्रोजन और एक है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसका एटॉमिक नंबर तीनों का 1 1 ही है, लेकिन मास क्या है 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इनके मास क्या होते हैं, डिफरेंट। तो अब आपको यह बताना है कि यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर हम लगाते हैं तो बताइए, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के 2 ग्राम के लिए, हाइड्रोजन के 2 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, यहां पर 16 ग्राम चाहिए। ठीक है, यहां पर ड्यूटेरियम के 4 ग्राम के लिए, क्योंकि एक ड्यूटेरियम का मास कितना होता है 2, तो 2 का कितना हो गया 4, तो ड्यूटेरियम के 4 ग्राम के लिए ऑक्सीजन का मास कितना चाहिए, 16 ग्राम चाहिए। तो ठीक है, यहां पर अगर हम ऑक्सीजन का मास फिक्स मान लेते हैं और अगर हाइड्रोजन का रेशियो निकालते हैं तो कितना आ रहा है 2:4, मतलब ये कितना हो जाएगा 1:2। तो हाँ, शायद यहां से आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या आ रहा है, वैलिड आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। इसके लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहां पर। हाँ, ऑल्दो यहां पर सिंपल रेशियो निकल के आ रहा है, लेकिन हर आइसोटोप के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आर नॉट वैलिड फॉर द आइसोटोप। ठीक है, सेम आइसोटोप अगर होगा, जैसे कि यहां पर भी हाइड्रोजन होता और यहां पर भी हाइड्रोजन ही होता, तो ही ये लॉ वैलिड था, अदरवाइज ये लॉ वैलिड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है। क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखो यहाँ का मास, देखो दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो मास डिफरेंट होने की वजह से अगर यहां तो ये सिंपल रेशियो में निकल के आ रहे हैं, लेकिन हर आइसोटोप के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट नोट डाल दीजिए, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर द आइसोटोप्स। ओके, सेम आइसोटोप होंगे तो ही ये लॉ वैलिड है, अदरवाइज ये लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको कवर करने के बाद अब हम चलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के टुवर्ड्स। वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है और इससे भी ज्यादा सिंपल लॉ है। तो एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सीखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सीखते हैं। टॉपिक डालिए, 5th लॉ है ये,
सॉरी ये फोर्थ लॉ है ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, क्या है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। देखिए लॉ कैसे है, जैसे कि अभी हमने मल्टीपल में पढ़ा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में, वहां पर क्या हो रहे थे, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बस थोड़ा एक स्टेप ऊपर है, क्या हो जाएगा, यहां पर तीन एलिमेंट कंबाइन होंगे। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन आखिर क्या होता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मेरे पास है एक एलिमेंट कार्बन। तो एक जो एलिमेंट है कार्बन, वो टू डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन होगा। तो मान लीजिए कि ये एक कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ और एक कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद द टू डिफरेंट एलिमेंट, अगर ये दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है तो दो डिफरेंट कंपाउंड भी फॉर्म करेगा। तो अब मान लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन ने रिएक्शन करके बना लिया है CH4। क्या बना लिया है, CH4। कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके क्या बना लिया है, CO2। क्या मान लेते हैं हम, क्या बना लिया इसने, CO2। तो जो दो एक एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन होकर दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो इन दोनों ही कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट है, कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका मासिस क्या है, 4 ग्राम है यहां पर तो, और यहां पर मास क्या है इसका, 32 ग्राम। तो एक एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन हुआ और दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म किए। इन दोनों ही डिफरेंट प्रोडक्ट में जो डिफरेंट एलिमेंट है, उनका जो मासिस का रेशियो है, उनके जो मास का रेशियो है कितना आ रहा है, 1:8 आ रहा है। ये हमेशा, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट का जो मास का जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल या फिर मल्टीपल होगा तीसरे कंपाउंड के। तीसरा कंपाउंड कहां से बनेगा, इन दोनों डिफरेंट एलिमेंट के जो कंपाउंड है उनके कॉम्बिनेशन से। तो क्या फॉर्म हो सकता है, यहां पर H2O फॉर्म हो सकता है क्या, यस H2O फॉर्म हो सकता है। तो इसका अगर H2O के लिए मास का अगर रेशियो निकालो कितना आ रहा है, 2:16, मतलब कितना आएगा, 1:8 आएगा। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब एक एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन होता है और दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो इन दोनों ही डिफरेंट प्रोडक्ट में जो डिफरेंट एलिमेंट है, उन एलिमेंट का जो मास का जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल या फिर मल्टीपल होगा इन दोनों एलिमेंट के कंबाइन होने से जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए एक बार वापस समझने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ, यहां पर एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है और दो डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है। इन दोनों ही डिफरेंट प्रोडक्ट में देखिए यहां पर दोनों ही डिफरेंट प्रोडक्ट का जो मास है, यहां पर देखिए तो यहां पर हाइड्रोजन का 4 ग्राम कार्बन के कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो 12 ग्राम से। यहां पर इसका 32 ग्राम इसके कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, 12 ग्राम से। ठीक है, तो एक एलिमेंट दो एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है और दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इन दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जो इनका मास, इन दोनों डिफरेंट एलिमेंट का जो मास कार्बन के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहा है, उनका रेशियो और इन दोनों के कंबाइन होने पर जो नया कंपाउंड बन रहा है उसका रेशियो या तो ये इक्वल होगा या फिर ये क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अब मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं यहां पर और उसके थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम ले रहे हैं कार्बन रिएक्ट कर रहा है एक बार ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, और एक बार रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। जब कार्बन और सल्फर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, CH2 बनाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो when one element combined with two different element and form two different compound, then इन डिफरेंट एलिमेंट का जो मास है कार्बन के फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो यहां पर भी कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम है, यहां भी कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम है। मतलब कि दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट का जो मास है वो कार्बन के फिक्स मास के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है।
तो इन दोनों ही एलिमेंट का जो मास का रेशियो है, मास का रेशियो कितना आएगा, यहां पर देखिए इसका कितना है 64 और इसका कितना है 32, तो ये कितना आएगा 2:1। ये हमेशा इक्वल और मल्टीपल होगा इन दोनों एलिमेंट के कंबाइन होने पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके। तो यहां पर देखिए कितना आएगा, यहां पर 32:32 कितना आ रहा है 1:1। तो देखिए ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये इसका मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है, तो ये 2 का मल्टीपल है। कैसे हो गया, देखिए 2/1 लिख सकता हूं इस समय क्या लिखता हूं 2/1 और इसे क्या लिखता हूं 1/1। तो क्या मैं 2/1 को 1/1 इंटू 2 नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं, मतलब कि कितने का मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है। जैसे कि और समझिए, अगर कोई वैल्यू है आपके पास 5/3 और कोई वैल्यू है 1/3, तो क्या मेरी ये वैल्यू 5 मल्टीपल नहीं है 1/3 की, है ना। तो इसी तरह से मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इन दोनों एग्जांपल को आप कॉपी कीजिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ नोट कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when one element combined with two different element and formed two different compound, then the masses of two different element which combines with fixed mass of third element are always equal or simple multiple ratio of in which two different element combine to form new compound। ठीक है, तो क्या कहता है ये लो कि जब एक एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है और दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दोनों ही डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर जो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है वो फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। फिक्स मास क्या है, इसका मास देखिए, यहां पर CH4 में हाइड्रोजन का मास कितना है 4 ग्राम, CO2 में ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम। तो इसका 4 ग्राम इस हाइड्रोजन का 4 ग्राम यहां पर 12 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, यहां पर इसका ऑक्सीजन का 32 ग्राम कार्बन के 12 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। तो दोनों ही कंपाउंड में
दो डिफरेंट एलिमेंट का जो मास है, वो जो फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उनका वो मास कितना है 4:32, मतलब कितना हो गया 1:8, आर ऑलवेज इक्वल और सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ द न्यू कंपाउंड जो इन दोनों डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप अब ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब फिफ्थ लॉ की ओर मूव करते हैं। तो लिखिए फिफ्थ लॉ क्या है। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन का फिफ्थ लॉ है गै-लुसेक लॉ। और इसे आप लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी बोलते हो। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी बोलते हो। तो देखिए, इस लॉ को समझने से पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। तो लिखिए डेफिनेशन आप मेरे साथ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when gases combine in their volume ratio and if the product formed is also gas, it will bear the simple volume ratio with reactant gases और साथ में लिख लीजिएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या कहता है ये लो कि जब भी दो गैसेस कंबाइन होती है उनके वॉल्यूम रेशियो में और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, और जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ है वो भी अगर गैस है, तो इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। तो बस यही सिंपल सा लॉ है गै-लुसेक लॉ और लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे और ज्यादा ब्रीफली समझाता हूं आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। जैसे कि आपके पास एक गैस है नाइट्रोजन, रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करता है अमोनिया। तो यहां पर क्या हो रहा है इस लॉ में, देखिए यहां एग्जांपल में देखिए, यहां पर वन वॉल्यूम में ये बोल सकता हूं क्या, मेरा वन वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 वॉल्यूम क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए ध्यान से समझिए, हमने जो लॉ पढ़ा था ना वो कहां पर पढ़ा था, हमने बोला था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, लास्ट में हमने लिखा था। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, हमने अभी बोला टेम्परेचर हमने क्या माना, कांस्टेंट माना। रियल गैस कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट ही होता है, प्रेशर भी हमने कांस्टेंट मान लिया। तो इस कंडीशन पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वली हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर देखिए, यहां पर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल क्या दे रहा है, अमोनिया दे रहा है। तो 1 मोल की जगह मैं ये बोल सकता हूं कि 1 वॉल्यूम मेरा नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और 2 वॉल्यूम क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका यूज कहां आता है, इसका यूज बहुत जगह आता है। देखिए समझिए, मैं मान लो मैं लेता हूं कि मेरे पास 150 वॉल्यूम या फिर 150 ml मेरे पास हाइड्रोजन है। तो इस 150 ml हाइड्रोजन के लिए मुझे आप नाइट्रोजन का और अमोनिया का वॉल्यूम बताइए कि नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम चाहिएगा और इससे अमोनिया कितने वॉल्यूम में फॉर्म होगी।
तो सिंपल सी चीज है, अगर 3 वॉल्यूम के लिए 1 वॉल्यूम चाहिए तो 150 के लिए कितना चाहिएगा, 50 ml। सही है, अगर 3 के लिए 1 चाहिए तो 150 के लिए कितना चाहिएगा, 50। 3 से अगर 2 फॉर्म हो रहा है तो 150 से कितना फॉर्म होगा, यानी यूं नहीं तो ये समझ लीजिए, 1 से अगर 2 फॉर्म हो रहा है तो 50 से कितना फॉर्म होगा, 100। ये आ गया 100। अगर यहां इसके अकॉर्डिंग, नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग नहीं चलना आपको तो इसके अकॉर्डिंग चल लो। अगर 3 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है तो 150 से कितना बनेगा, 300/3 100 ml आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लो है आपका, ये जो आपका लो था, ये आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होगी। अगर आप एक बार वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे तो उससे आप नंबर ऑफ मोल्स से भी रिलेट कर सकते हो, और यहां पर आपसे बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि गैलुसेक लॉ क्या होता है। तो ये सब आप नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना भी हमने आज पढ़ा है, जितनी भी हमने आज टॉपिक्स कवर अप किए हैं, 3 हमने केमिकल कंपोजिशन के लॉ और कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल हमने 5 लॉ कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन 5 लॉ को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लें, और एक लास्ट लॉ और बचा है जो हम लास्ट लेक्चर में, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम कवर कर लेंगे। तो आप अच्छे से इन्हें स्टडी कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।